हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी को लेकर बात करने वाले हैं, यानी कि यूपीएससी का जब फॉर्म आएगा, आप सभी को पता है बहुत ही जल्द आने वाला है। तो हमारे पास क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट रहनी चाहिए और साथ ही साथ क्या जानकारी रहनी चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो बिल्कुल नए हैं और इस बार यानी यूपीएससी 2025 का फॉर्म भरने वाले हैं। तो ये वीडियो देखिए, आप अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप एक नए अभ्यर्थी हैं, आपको बहुत कुछ नहीं पता है कि फॉर्म कैसे भरते हैं, क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम इन बिंदुओं पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूपीएससी 2025 के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या क्या होने चाहिए। देखिए, जो दस्तावेज है उसके साथ हमारे पास जानकारी भी होना काफ़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट में लिख रखा है। अगर हम पहले जानकारी के बारे में बात करें, यानी पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें, तो हमारी व्यक्तिगत जानकारी पूछी जाती है। यानी कि जब 2025 वाला फॉर्म अभी जारी होने वाला है, नोटिफिकेशन, ठीक है, तो उसमें आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको क्या क्या उसमें भरना होगा, यहाँ पर इस चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मैंने अभी बोला कि डॉक्यूमेंट के साथ साथ जानकारी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहली व्यक्तिगत जानकारी रहेगी यानी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। दूसरा आपका रहेगा शैक्षिक प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपने ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, 10th किया है, 12th किया है, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र। ठीक है, चौथा है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो। देखिए, ऐसा मैंने क्यों लिखा है यदि लागू हो तो, आप सभी को पता है कि जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग से आते हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है चौथा पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र। देखिए, यहाँ पर हम इन बिंदुओं को लेकर भी विस्तार से बात करने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विस्तार से हम बात करेंगे। पांचवा है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, जिसमें हम बात करेंगे फोटोग्राफ कितने केबी में रहना चाहिए और हस्ताक्षर किस प्रकार के पेज में होना चाहिए। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखिए, अंत तक ज़रूर देखिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। छठा पॉइंट आप जैसा कि देख सकते हैं, PWBD प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, यानी कि अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको PWBD का प्रमाण पत्र लगाना होगा। ठीक है, सातवां पॉइंट है फीस भुगतान करने के लिए विवरण। यहाँ पर हम विवरण के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से हमको फी पेमेंट करना है। ठीक है, आठवां पॉइंट है फॉर्म से संबंधित अन्य जानकारी के बारे में भी हम बात करेंगे। नौवां पॉइंट जो कि देख सकते हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को लेकर है। साथ ही साथ 10वां पॉइंट जो कि आप देख सकते हैं, अन्य दस्तावेज अगर लागू हो तो, जैसे कि एक्स सर्विसमैन के लिए प्रमाण पत्र और सरकारी कर्मचारी होने पर NOC लगती है, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जिन पॉइंट के बारे में बात किया, इसको अब हम लेकर विस्तार से बात करेंगे, जिससे कि जब आप फॉर्म भरें तो आपको किसी भी पॉइंट को देखकर ये ना लगे कि ये हमें नहीं पता है। तो देखिए, ये जानकारी आप सभी के साथ इसीलिए साझा की जा रही है कि जब आप यूपीएससी का फॉर्म, जब नोटिफिकेशन जारी हो, तो आप जब भी अपना फॉर्म भरें, आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, तो आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर हम व्यक्तिगत जानकारी के बारे में बात करें, जो कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो नए अभ्यर्थियों गलतियाँ कर देते हैं। देखिए, जब आप अपना नाम भरेंगे ना, तो आपका जो 12th का होगा, यहाँ पर जो आपके 10 का होगा, ठीक है, उसके प्रमाण पत्र के हिसाब से ही आपका नाम होना चाहिए। मान लीजिए बहुत अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनके नाम के पहले कुमारी, लड़कियों में कुमारी लगा होता है। ठीक है, तो बहुत अभ्यर्थी ऐसे क्या करते हैं कि ये जब फॉर्म भरते हैं तो कुमारी नहीं लिखते हैं। देखिए, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। अगर आपके पास जो आपकी 10वीं की मार्कशीट है उसमें अगर कुमारी है तो आपको कुमारी ही लिखना है। ठीक है, तो आपको जो भी अपनी जानकारी भरना है, बिल्कुल क्लास 10 का जो मार्कशीट है उसी के हिसाब से भरना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जन्म तिथि को लेकर, डेट ऑफ बर्थ को लेकर, तो आप देख सकते हैं 10वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार से ही होना चाहिए। लिंग
पुरुष, महिला या अन्य। ठीक है, तो यहाँ पर लिंग के बारे में दिया गया है। तीसरा है यहाँ पर चौथा पॉइंट आप देख सकते हैं, पता, स्थायी और पत्राचार का नाम होता है। माता पिता का नाम भी आप बिल्कुल वैसे ही भरेंगे जैसे कि क्लास 10 की मार्कशीट में आपका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा व्यक्तिगत जानकारी में, जो कि आप जो भी अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भरेंगे क्लास 10 के मार्कशीट के हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर शैक्षिक प्रमाण पत्र के बारे में बात करें, शैक्षणिक प्रमाण पत्र के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10वीं का प्रमाण पत्र, इसमें जन्मतिथि और नाम का प्रमाण है, ठीक होता है। ठीक है, इसके बाद 12वीं का प्रमाण पत्र, स्नातक की डिग्री मार्कशीट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपने स्नातक की पढ़ाई की है या नहीं। यदि आप स्नातक के अंतिम वर्ष में हैं तो संबंधित विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करें। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है, देखिए ये जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट है, जब फाइनल सिलेक्शन होगा, जब इंटरव्यू में जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें चेक की जाती है। तो जब आप अपना फॉर्म भरेंगे तो आपको 10 का लिखना होगा, 12 का लिखना होगा, और साथ ही साथ अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपको उसमें लिखना होगा। अगर आप अपेयरिंग में है तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ देखिए एक और चीज़ जो बहुत अभ्यर्थियों को नहीं पता होता है। मान लीजिए कि आप अंतिम वर्ष में हैं, अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं, तो जब आपका इंटरव्यू सारी चीज़ें हो जाए तो आपके पास जो है आपका ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। आप जब भी ग्रेजुएशन में, अगर मान लीजिए आप फाइनल ईयर में है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि पिछली बार एक कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हुआ था, वो सिलेक्टेड हो गए थे लेकिन उनका मार्कशीट नहीं था। ठीक है, यानी डिग्री नहीं थी। तो आपको स्पेशली डिग्री को ध्यान में रखना है कि जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए, जब आप इंटरव्यू में जाए, तो आपकी डिग्री जो है आपके हाथ में हो। तो इस चीज़ को आपको देखिए बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड। अगर हम पहचान पत्र की बारे में बात करें तो यहाँ पर आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी। एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है या फिर वोटर आईडी नहीं है तो आप लगे बनवाने। ठीक है, ऐसा नहीं है, कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आप आराम से भर सकते हैं, बाद में बनवा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चौथे पॉइंट पे चलते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों को यहाँ पर समझ में नहीं आता है, तो हम विस्तार से बात करेंगे। देखिए जाति प्रमाण पत्र, देखिए आपको अभी मैंने बताया कि जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर किनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST द्वारा, ST का जो जाति प्रमाण पत्र है उनका आवश्यक रूप से लगेगा, सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो इसमें देखिए बहुत ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको ये लेके समझ में नहीं आता है कि हमको अपना स्टेट वाला बनवाना है या फिर सेंट्रल वाला बनवाना है। देखिए इन सारी चीज़ों को लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, अगर आप चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने EWS, OBC, SC, ST और PWBD कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए जो प्रमाण पत्र हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मोटा मोटी बात कर लेते हैं कि देखिए स्टेट वाला किसे लगेगा। अगर मान लीजिए आपकी अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं या फिर ST कैटेगरी से आते हैं, तो आपका जो जाति है, अगर मान लीजिए राज्य में, अगर हम राज्य की बात करें, स्टेट की बात करें, तो राज्य में अगर आपका ST है तो, और साथ ही साथ ये केंद्र में भी ST होना चाहिए। मान लीजिए कि राज्य में आप SC में आते हैं, ठीक है, और केंद्र में आप OBC में आते हैं, तब तो आपका OBC का ही लगेगा। तो इसीलिए देखिए जिनका जाति सेंट्रल में भी वही, जिनका जाति स्टेट में भी वही है, यानी आपकी अगर जाति राज्य में भी SC है और सेंट्रल में भी SC है, तो फिर आपको सेंट्रल की कोई ज़रूरत नहीं है बनवाने का, जो आपने राज्य वाला बनवाया है वही चलेगा। ठीक है, तो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग की तरफ, जो कि OBC है, नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। यहाँ पर मैंने देखिए जो मैंने अभी बताया, आप सभी को एक सेपरेट वीडियो बना रखा है मैंने, तो नॉन क्रीमी लेयर के बारे में मैंने विस्तार से समझाया है। इसीलिए अगर आप ये सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उस वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो आपको प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ देखिए एक प्रमाण के भीतर जारी किया होना चाहिए, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उस वीडियो में मैंने एक डेट भी बताया है, जो कि आप उस वीडियो को अगर चाहें तो देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वैध प्रमाण पत्र। और साथ ही साथ देखिए आप सभी को एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं लगाना है, चाहे आपका EWS का हो या फिर नॉन क्रीमी लेयर का हो, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी।
5वें पॉइंट के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फोटोग्राफ और हस्ताक्षर को लेकर यानी सिग्नेचर को लेकर। तो देखिए आपका जो फोटो है ये 10 दिन पुराना ही होना चाहिए, 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जैसा कि यूपीएससी ने पिछले बार से ही ये कर दिया है, ठीक है। सफ़ेद या हल्के बैकग्राउंड में खींची गई फोटो होनी चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। साइज़ आप देख सकते हैं 20 KB से लेकर 300 KB तक होनी चाहिए और साथ ही साथ स्कैन किया हुआ जो आपका सिग्नेचर है वो होना चाहिए। काले स्याही या फिर सफ़ेद काले रंग का जो आपका पेन है ब्लैक रंग का होना चाहिए और जो जिस पेज पे आप लिखेंगे बिल्कुल A4 वाला पेज होना चाहिए, सफ़ेद वाला पेज होना चाहिए, लाइनिंग वाला नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में इसको भी करना है। साइज़ की अगर बात करें तो 20 से आप 300 KB देख सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देना है साइज़ को लेकर, देखिए अभी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है तो अभी साइज़ क्या रहने वाली है। फिलहाल तो देखिए आप कई वर्षों से यही साइज़ है, अब इस बार देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव होता हुआ हम सभी को दिखता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 6ठे पॉइंट पे जो कि आप देख सकते हैं, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, PWBD प्रमाण पत्र। यदि आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप इस डॉक्यूमेंट को बनवाइएगा, नहीं तो आप सभी ने पिछले बार एक कैंडिडेट का मैटर देखा था जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, पूजा खेड़कर कुछ ऐसा नाम है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को देखिए आपको बिल्कुल बचना है। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही इन सारी चीज़ों का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यदि आप शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में आते हैं, विकलांग यहाँ पर आप जानते हैं जैसा कि PWBD में भी 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। मेडिकल अथॉरिटी द्वारा प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे जो कि आप देख सकते हैं, फीस भुगतान करने के लिए विवरण। तो यहाँ पर अगर आपके पास डेबिट, क्रेडिट या फिर नेट बैंकिंग है तो आप इससे आप अपना फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी फ़ी लगने वाली है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम सामान्य वर्ग के बारे में बात करें, OBC EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये है, ठीक है। मात्र आपको 100 रुपये आपको आवेदन शुल्क के रूप में देना है। साथ ही साथ यहाँ पर SC ST PWBD और महिला उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी सरकार के द्वारा किया गया है कि निःशुल्क है, यानी कि बस आपको फॉर्म भरना है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है अगर आप SC ST PWBD या फिर महिला उम्मीदवार हैं तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और मेरे द्वारा भी पूरा प्रयास यही किया गया है कि छोटी से छोटी चीज़ के बारे में आप सभी को बताया जाए, जिससे कि ये हो कि जब भी आप अपना फॉर्म भरें तो आपको कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे जो कि आप देख सकते हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो नए अभ्यर्थी होते हैं वो गलतियां कर देते हैं। पसंदीदा शहर यानी कि जो केंद्र होता है, जब आप सेंटर का नाम लिखते हैं तो आप उसी सेंटर को आप भरिएगा, ठीक है, जो कि आपको सुविधाजनक हो जाने आने में, या फिर आप वहाँ पर आपको ठीक लगे तो आप वही सेंटर चूज कीजिएगा। यहाँ पर देखिए जब आप अपना यूपीएससी का फॉर्म भरेंगे तो आपको प्री का भी सेंटर वहाँ पर डालना होगा और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको केंद्र अपना डालना होता है। तो इस चीज़ को बहुत ही सोच समझकर आप सभी भरिएगा। इसके बाद दूसरा है आईडी प्रूफ का नंबर, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें से किसी एक का आपको नंबर देना होगा जब आप अपना फॉर्म भरेंगे। तो वैकल्पिक विषय का चयन, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपका जो भी ऑप्शनल है आप बहुत ही ऑप्शनल सोच समझकर भरिएगा, क्योंकि 1 साल तक, यानी अगर मान लीजिए आपका प्री क्वालिफाई होता है, आप मेंस में जाते हैं, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होते हैं, तो आपको उसी जो आपने ऑप्शनल विषय चूज किया है उसी को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शनल विषय बाद में चेंज नहीं होता है, बाद में बदलाव नहीं होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 9वां पॉइंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। देखिए पहले आप सभी ने OTR किया होगा, तो OTR करने के बाद ही ये सारी प्रोसेस है, ठीक है। वैध मोबाइल नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से यूपीएससी से जुड़ी जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। मान लीजिए आपने प्री क्वालिफाई कर लिया, मुख्य परीक्षा के लिए आपको ईमेल आएगा। अगर आपने मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लिया, पास कर लिया, तो आपको इंटरव्यू के लिए बाकायदा इसी ईमेल आईडी से आपको यूपीएससी के द्वारा मैसेज किया जाएगा, ठीक है। अब 10वें और अंतिम पॉइंट पे चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए सेवा प्रमाण पत्र। तो यहाँ पर जिन्होंने पहले सेवा कर चुका है उनके लिए एक सेवा प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत होती है। साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी है उनको NOC देना होता है, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनको लगाना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी की जो आधिकारिक वेबसाइट है, यहीं पर आपको जाके फॉर्म भरना है, www.upsc.gov.in
UPSC.in पर ही जाकर अपना आपको फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ पर मेरे द्वारा यही प्रयास किया गया है कि जो भी चीज़ें हैं UPSC का फॉर्म भरने से जो भी संबंधित डॉक्यूमेंट हैं या फिर जानकारी होगी वो सभी मैंने आप सभी के साथ साझा किया। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक हमें बता सकते हैं और मेरे द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा आप जो भी पूछते हैं उसका जवाब आप सभी को दिया जाए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।